In this video, we are going to continue the wave optics. In the wave optics, we have studied about the wavefront and what are the nature of wavefront of point source, line source, as well as the point source placed at your infinity. In the next order, we have also studied about the Huygens principle. Not exactly study about Huygens principle. We was on the Huygens principle. Clear? तो what I told you about Huygens principle. तो हाइजेंस प्रिंसिपल में मैंने क्या बताया था कि सपोज हमारे पास यहाँ कोई एक प्राइमरी सोर्स है. क्लियर? दिस इज योर प्राइमरी सोर्स. इट मीन्स दिस इज योर सन. सपोज ये सन है. तो सन से जो वेवफ्रंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा आपका? स्फेरिकल निकलेगा. तो सपोज सन से क्या निकल रहा आपका? ये वेवफ्रंट निकल रहा. किस शेप में निकल रहा आपको? ये स्फेरिकल शेप में इस तरीके से निकल रहा. तो अपन ने क्या किया था? इसके नीचे वाले स्फीयर को अपन ने आउट कर दिया था. ये बात समझ में आ रहा? क्योंकि जो वेवफ्रंट है ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा. ऊपर वाला वेवफ्रंट किधर जा रहा होगा आपका? बिल्कुल ऊपर ही जा रहा होगा. नीचे वाला किधर जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा. ऊपर वाले को बोलते हैं फॉरवर्ड बैक वेवफ्रंट और नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन? बैकवर्ड वेवफ्रंट बोलते हैं. क्लियर? अब अगर ये सन से निकला हुआ एक वेवफ्रंट है, मतलब दिस इज योर प्राइमरी सोर्स. क्लियर? और अगर ये प्राइमरी सोर्स से निकला हुआ क्या है आपका? ये वेवफ्रंट. मैं बस फटाफट हाइजेंस प्रिंसिपल को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. क्लियर? और ये अगर वेवफ्रंट है, तो अगर ये वेवफ्रंट है तो ये वेवफ्रंट कब बना होगा? जब इस वेवफ्रंट पर रह रहे पार्टिकल्स एक साथ क्या किए होंगे? आप ये वाइब्रेट किए होंगे. ये वाला पार्टिकल एक यहाँ का वाइब्रेट किया होगा, ये वाला वाइब्रेट किया होगा और ये वाला वाइब्रेट किया होगा. तभी जब सारे पार्टिकल्स पर अपन ने एक लोकस खींचा, एक कॉमन टेंजेंट खींची, एक इन्वेलप खींचा, तो हमारा ये वेवफ्रंट बन के तैयार हुआ. अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब भी कोई वेवफ्रंट बनता है तो वहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. जब वहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो पार्टिकल्स खुद के वेव्स भी क्या करते हैं? जनरेट करते हैं. क्योंकि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एक ही टाइम पर हुआ है, एक ही जैसा वाइब्रेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो वेवफ्रंट तैयार होगा आपका वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा. मतलब इन पार्टिकल्स की जो वेव्स होंगी वो किस तरीके से मीडियम में आगे बढ़ेंगी? कुछ आप ये इस तरीके से मीडियम में आगे बढ़ रही होगी. ये इन पार्टिकल्स के थ्रू जनरेटेड वेव से. क्यों वेव जनरेट हुई? क्योंकि पार्टिकल्स ने क्या किया? वाइब्रेट किया. फिर इनकी बेस पर किसी भी टाइम पर ये यहाँ पहुंची, ये यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची. इन पर अपन ने एक कॉमन क्या खींच दी? एक टेंजेंट खींच दी. जब अपन ने एक कॉमन टेंजेंट खींच दी तो ये हमारी नई वेवफ्रंट की क्या हो गई? लोकेशन हो गई. तो इसका मतलब किसी भी नए वेवफ्रंट के लिए पिछले वेवफ्रंट पर रह रहे पार्टिकल्स एक पॉइंट सोर्स का काम करते हैं. और ये पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है? तो ये कहा जाता है कि किसी भी नए वेवफ्रंट के लिए पिछले वेवफ्रंट पर रह रहे पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स का क्या करते हैं? आपका ये वर्क करते हैं. इट वाज द फर्स्ट थ्योरम थी जो इसकी. ये बात समझ में आ रही है? और उन सेकेंडरी सोर्स की वेव्स पर, चूंकि ये वेव्स ग्रुप में जनरेट होती है इसलिए इनको वेवलेट्स बोलते हैं. क्लियर? उन सेकेंडरी वेव्स की जो सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं उनकी वेवलेट्स पर खींची गई कॉमन टेंजेंट हमें वेवफ्रंट की क्या देती है? नई लोकेशन देती है. और थर्ड चीज क्या पड़ी थी कि भाई सन है तो सन से रेज ऐसी जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी और इस तरीके से जाएंगी. तो यहाँ पर ये देखा था कि जो रेज होती है वो वेवफ्रंट के साथ किस एंगल पर होती है? आपकी ये 90 डिग्री पर होती है. तो यहाँ से अपन ने हाइजेंस प्रिंसिपल में 3 रूल पढ़े थे. क्या रूल पढ़े थे? 3 रूल कि किसी भी वेवफ्रंट पर रह रहे पार्टिकल नेक्स्ट वेवफ्रंट के लिए एक सेकेंडरी सोर्स का वर्क करते हैं. दूसरा क्या रूल था? ये कि सेकेंडरी सोर्स के थ्रू जनरेटेड वेवलेट्स पर खींची गई कॉमन टेंजेंट या खींचा गया कॉमन इन्वेलप आपका नए वेवफ्रंट की पोजीशन होती है. और थर्ड क्या रूल होता है आपका? ये कि जो वेवफ्रंट होता है वो रेस के हमेशा कैसे रहता है? आपका ये परपेंडिकुलर रहता है. तो यहाँ पर इसका अपन बेनिफिट उठाएंगे कि वेवफ्रंट रेस का क्या रहता है? आपका ये परपेंडिकुलर रहता है. अब जैसे कैसे बेनिफिट उठाएंगे? देखो इस तरीके से. सपोज यहाँ पर क्या है आपकी? ये कुछ रेज हैं जो इस तरीके से चली आ रही. बस समझ में आ रही? ये कैसी हैं? कुछ रेज हैं जो इस तरीके से कैसी हैं आपकी? चली आ रही. अब रेज ऐसी हैं तो पूछ रहा है इनका वेवफ्रंट कैसा होगा? तो वेवफ्रंट बच्चा कैसा होगा? तो वेवफ्रंट कुछ इस तरीके से होगा जो कि रेस के साथ किस एंगल पर रहेगा? 90 डिग्री पर. तो अगर मैं इन रेस के रास्ते में अपना हाथ रख दूं तो जो मेरा हैंड है वो हर एक वेव के साथ किस एंगल पर रहेगा? 90 डिग्री पर. तो हैंड का मतलब क्या हो गया आपका? ये दैट इज योर एक प्लेन. तो इसका मतलब अगर इसके रास्ते में एक प्लेन रख दिया जाए इस तरीके से, ये जो रेज हैं ये प्लेन के साथ हर समय किस एंगल पर रहेंगी? 90 डिग्री पर रहेंगी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्लेन क्या हो गया? आपका वेवफ्रंट हो गया. ये बात समझ में आ रही है? अब अगर ये थ्योरी समझ में आ रही है कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, तो आप किसी भी सोर्स का वेवफ्रंट ड्रॉ कर सकते हो. जैसे यहाँ पर कैसा है आपका? ये पॉइंट सोर्स है. पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट के बारे में पता है कैसा होता है? ये स्फेरिकल होता है. तो पॉइंट सोर्स से कैसी वेव निकल रही है? एक वेव इधर निकल रही है, दूसरी इधर निकल रही है. इस तरीके से रेज आपकी इस तरीके से निकलेंगी पॉइंट सोर्स से. जैसे ही ऑन करोगे चारों तरफ रेज निकलेंगे.
अब किसी भी टाइम पर एक ऐसी सरफेस खींचो जो इन रेस के साथ 90 डिग्री पर हो, तो इन सरफेस के लिए कैसी एक स्फेरिकल सरफेस अगर खींच दोगे तो स्फीयर के सेंटर से जो रेडियली जो निकल रही लाइन, तो रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस के साथ किस एंगल पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर ये वही सरफेस है जो हर एक रे के साथ 90 डिग्री पर है, तो ये सरफेस इस पॉइंट सोर्स का क्या कहलाएगा आपका, ये वेव फ्रंट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है आपका, ये स्फेरिकल होता है। ये बात समझ में आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, ये कि वेव फ्रंट रेस के कैसा होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। हाइजेंस प्रिंसिपल में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में लिखना है इस पर्टिकुलर डायग्राम को बनाने के बाद। इस डायग्राम को बनाने के बाद, जो कि पिछले वीडियो में ज़्यादा क्लियर बना है, आज तो बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं। इसको बनाने के बाद आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में लिखना है आपका ये कि फॉर नेक्स्ट वेव फ्रंट, क्लियर, the particles present on the previous wave front will behave as the secondary source for the next wave front. And the second क्या लिखना है ये कि common tangent drawn at any time on the wavelets of the secondary sources will gives the new position of wave front. And third one क्या लिखना है आपका कि rays are always perpendicular to wavelength. और जो थर्ड वाला ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेज ड्रॉ करना हमारे लिए आसान होता है, और अगर आपने रेस ड्रॉ कर ली है तो कुछ भी करके क्या करना आपको, ऐसा एक सरफेस ड्रॉ करो जो हर एक रे के साथ किस एंगल पर हो, 90 डिग्री पर हो, तो वो किसकी लोकेशन हो जाएगी, आपकी नई वेव फ्रंट की लोकेशन होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये हटा रहा हूँ, और अब थोड़ा सा क्या करना, हमको आगे बढ़ना है। तो इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने बताया था कि किस तरीके से लाइट के ड्यूअल नेचर की स्टडी शुरू की गई। कुछ लोगों ने बोला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, कुछ लोगों ने बोला लाइट के पास वेव नेचर होता है। अगर हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में अपन लाइट के हमेशा किस नेचर के पास होते हैं, ये दैट इज योर पार्टिकल नेचर के पास होते हैं, तो दैट इज योर रे ऑप्टिक्स। ये बात समझ में आ रही है। तो रे ऑप्टिक्स में अपन हमेशा पार्टिकल नेचर के पास होते हैं, करेक्ट। और वेव ऑप्टिक्स में हमेशा लाइट के किस नेचर के पास होते हैं, अपन वेव नेचर के पास होते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो इसका मतलब पार्टिकल नेचर को लेकर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया गया है, तभी वो फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो हुआ किसके थ्रू, आपका पार्टिकल नेचर के थ्रू। लेकिन जब ये वेव नेचर एक्सेप्ट किया गया और वेव नेचर वालों ने ये कहा कि अपन लाइट को वेव एज्यूम करके भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अब यही आपका यहाँ पर इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन शुरू हो रहा है कि लाइट को अपन को क्या लेना है, एक वेव लेना है, और लाइट को वेव लेकर कैसे अपन रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे और कैसे अपन रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। तो अगर कोई ये कह दे कि प्रूफ करो कि रिफ्रैक्शन हो रहा, ये बात समझ में आ रही है, तो कॉपी पे मैं ऐसा क्या लिख दूं कि जिससे ये हो जाए कि हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, सपोज मुझे प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैं कॉपी पर ऐसा क्या लिख दूं जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ रिफ्लेक्शन वाकई में हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के लॉस को अगर अपन प्रूफ कर पाते हैं, और रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है दैट इज योर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अगर अपन ये लिखने में सक्सेस हो जाते हैं तो इसका मतलब अपन ने प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिमिलरली अगर प्रूफ करना है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, रिफ्रैक्शन के लिए ये लिखना पड़ेगा आपको, ये दैट इज योर साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू n12 विच इज कॉल्ड योर स्नेल्स लॉ। अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हो अपने फिनोमिना के दौरान, या मैथमेटिकल इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर आप लिख पा रहे हो जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो, लास्ट में अगर ये इक्वेशन रिजल्ट आ रही तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, और अगर रिजल्ट आ रहा है एंगल आई इज इक्वल टू आर तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो चलते हैं अपन ये, तो अपने को क्या प्रूफ करना है, रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। और रिफ्रैक्शन भी दो तरीके से होगा, या तो रेज रेरर से डेंसर जा रही होंगी, या डेंसर से किधर जा रही होंगी, रेरर जा रही होंगी। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि लाइट को अगर वेव लिया जाए तो अपन प्रूफ कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन लाइट में होता है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है कि लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, रेरर से डेंसर जा रही। बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि अगर फर्स्ट समझ में आ गया ना तो इसके डेंसर से रेरर में कुछ नहीं है और रिफ्लेक्शन में भी कुछ भी नहीं है। बस बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। ये देखो ध्यान से, सपोज हमारे पास ये कैसा है आपका, एक ये मीडियम, ये बात समझ में आ रहा है। ये एक कैसा एक मतलब कि इंटरफेस है दो मीडियम के बीच में, ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम कौन सा है आपका, ये 2 है। तो यहाँ पर कौन सा मीडियम है आपका, ये दैट इज योर मीडियम 1 है। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका n1, और नीचे कौन सा है यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका यहाँ पर, ये n2। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रेस कहाँ से जा रही हैं आपकी, ये दैट इज योर गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर। अगर रेज आपकी रेरर से डेंसर जा रही होंगी तो जो मीडियम जितना डेंसर रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिचुएशन होगी कि n1 शुड बी लेस देन कितना होगा आपका, ये n2, क्योंकि अगर n1 की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है आपका ये
कि यहाँ पर ये डेंसर रेयरर मीडियम हो गया और ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर। इस इक्वेशन के लिखने से ही हो गया कि ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे कौन सा मीडियम है आपका, ये डेंसर मीडियम। अब यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे डायग्राम बनाना है अपने को ये। तो यहाँ पर देखो क्या है ये, सपोज कोई वेव फ्रंट है। अब सपोज ये सरफेस हमारी कहाँ पर रखी है, अर्थ पे रखी हुई है, और सन से लाइट आ रही है। और लाइट को अपने को क्या लेना है कि लाइट कैसी है आपकी, एक वेव है। तो सन से अगर एक वेव आ रही है तो वेव किस फॉर्म में आगे बढ़ती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में। तो सन से क्या आ रहा है आपको, एक वेव फ्रंट आ रहा है। सन हमसे बहुत दूर है और सन एक लगभग पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हमें। तो एक पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट आएगा कैसा आएगा, स्फेरिकल होना चाहिए। लेकिन वो स्फीयर बहुत दूर से हम तक चलता है, वो चला रहा है तो कैसा दिखाई देगा, एक प्लेन दिखाई देगा। प्लेन का मतलब इस तरीके से कि सपोज अगर यहाँ सन होता तो ये इसका वेव फ्रंट है, हैंड क्या है, प्लेन है, जो इसका वेव फ्रंट है, जो इसकी तरफ क्या हो रहा है आपका चला आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि सपोज ये क्या है आपका, ये एक वेव फ्रंट है, जो वेव फ्रंट क्या कर रहा है आपका, इधर की ओर मूव करता हुआ ये चला आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, इतना ही, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब इस वेव फ्रंट का क्या दे देते हैं अपन, ये नाम दे देते हैं, सपोज ए, और क्या देते हैं इसको बी। ये वेव फ्रंट किससे मिलकर बना होगा, रेस से मिलकर बना होगा। और रेस कैसी होती है, वेव फ्रंट की हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अपन लाइन खींच देंगे, इस तरीके से ये लाइन इधर खींच दिया, और इस तरीके से एक लाइन अपन ने क्या खींच दिया आपका, ये इधर की ओर खींच दिया। तो ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन कैसी है आपकी यहाँ पर, रेस। और रेस हमेशा वेव फ्रंट के साथ किस एंगल पर होंगी आपकी, 90 डिग्री पर। मतलब जो सन से रेज आ रही होंगी, जो इस तरीके से आ रही होंगी, और उनका जो वेव फ्रंट होगा ये कैसा होगा आपका, इस तरीके से होगा। तो ये वेव फ्रंट इस सरफेस से जाकर टकराने वाला है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, ये दैट इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको बोल देंगे। ये बात समझ में आ रही है। ये कौन सा वेव फ्रंट कहलाएगा आपका, ये दैट इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें ये। सो यहाँ से क्या हुआ, ये वेव फ्रंट इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा था। अब देखो जब वेव फ्रंट आएगा तो सबसे पहले इस जगह कौन पहुंचेगा, ए वाला पॉइंट, और तब तक बी वाला पॉइंट कहाँ रहेगा आपका, हवा में रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वेव फ्रंट क्या हो गया आपका, ये चलते चलते आया, और ये जब चलते चलते आया तो यहाँ पर क्या होगी, सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से हो गई कि वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँच गया। जब यहाँ पर पहुँच गया तो सपोज इसकी वेव फ्रंट की पोजीशन चेंज हो गई। तो सपोज ये वेव फ्रंट यहाँ से चलता हुआ इस तरीके से आ गया, तो इसका पॉइंट का नाम दे दिया अपन ने ए डैश, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया अपन ने, ये बी डैश नाम दे दिया। ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान समझना ही, सपोज ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है, तो जाहिर सी बात है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। रेयरर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर में लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी, कम होती है। तो इसको मैं एयर नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये एयर मीडियम है, कोई और मीडियम है। ये सपोज N1 है और ये N2, करेक्ट। सपोज इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है ये कितनी है आपकी, V1, और इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी यहाँ पर, ये V2। ये बात समझ में आ रहा है। और एक चीज़ बिल्कुल श्योर है कि अगर ये डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर जो V2 की वैल्यू रहेगी वो V1 से क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। मतलब इधर की तरफ लाइट हमारी फास्ट चलेगी, और इसको क्रॉस करने के बाद लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेज हमारी रेयरर से कहाँ जा रही हैं आपकी, ये डेंसर की तरफ जा रही है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रेज होती तो अपन को इसका रिफ्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये वेव फ्रंट है तो इसका रिफ्रैक्शन कैसे करें अपन, ये बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अपने को रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट का नहीं करना है। अपन इन्हीं दोनों रेस का क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे, और रिफ्रैक्शन के बाद रेस जहाँ जाएंगी इन रेस के परपेंडिकुलर एक सरफेस खींचेंगे, और वो सरफेस क्या कहला जाएगी, वेव फ्रंट कहला जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, किसके लिए, वेव फ्रंट के लिए नहीं, किसके लिए, इसके लिए। और सबसे पहले रिफ्रैक्शन किसका होगा, ए डैश का, क्योंकि बी डैश तो अभी उसी मीडियम में। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन किसका होगा, ए डैश का। अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये वाली रेज है, ये रेज है, ये वेव फ्रंट है। तो सबसे पहले इस रे का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जब इस रे का रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल से क्या हट जाएगी आपकी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, क्योंकि रेस किधर जा रही है आपकी, ये डेंसर से, सॉरी रेयरर से डेंसर जा रही। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, रेज आपकी यहाँ पर ये बेंड हो गई। ये बात समझ में आ रही है। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, रेज यहाँ पर आपकी बेंड हो गई। तो सपोज ए डैश वाला जो पॉइंट था वो कहाँ पर आ गया आपका, ये दैट इज योर ए डबल डैश पर आ गया। ये बात समझ में आ रही है। अब इतना ध्यान से देखना, ये मैं कह रहा हूँ कि ए डैश को यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज कितना टाइम लगा आपका, ये टी टाइम लगा, क्लियर। उसी टी टाइम में बी डैश वाला पॉइंट यहाँ से उठकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। भाई ए डैश वाला पहले हिट कर गया तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन होकर ए डैश वाला ए डबल डैश तक पहुँचा ही था कि बी डैश वाला कहाँ पर आ गया आपका, ये यहाँ पर आ गया। और बी डैश वाला कह रहा है कि मैं भी रिफ्रैक्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी पड़ा हूँ। ये बात समझ में आ रही। मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये बी डैश वाला पॉइंट कहाँ पर आ चुका है आपका, ये दैट इज योर ये पॉइंट हो गया आपका बी डबल डैश हो गया। ये बात समझ में आ रही है। सेम टाइम टी में
सेम टाइम टी में इतना इसने ट्रेवल किया और इतना इसने ट्रेवल किया। तो अब यहाँ पर अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई इसने कितना ट्रेवल किया, ए और ए डैश और ए डबल डैश के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इधर लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, b2 की, करेक्ट। इधर लाइट किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, b2 की स्पीड से। कितने टाइम में ट्रेवल किया, t टाइम में। ये बात समझ में आ रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस डिस्टेंस को कोई पूछे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b2 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। उसी t टाइम में इसने इतना चला है। ये किस स्पीड से चला, तो ये इस मीडियम में चल रहा है। मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी, v1। तो अगर कोई पूछे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, v1 इंटू टी हो गई। और एक चीज़ और ध्यान रखना, चूंकि v1 की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, तो b डैश वाला ज़्यादा चलेगा उतने ही टाइम में, और उतने ही टाइम में ये कम चलेगा क्योंकि v2 की स्पीड क्या है, कम है। तो डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना ये लेंथ कम होनी चाहिए और ये लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वेवफ्रंट की पोजीशन ये थी। टी टाइम के बाद वेवफ्रंट से रिलेटेड रेज ए डबल डैश और बी डबल डैश पर पहुंच चुकी हैं। तो अगर अपन इन रेज पर एक परपेंडिकुलर सरफेस खींच दें, तो इन रेज पर अपन क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर सरफेस यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, आपकी ये खींच दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका नया वेवफ्रंट हो गया, जो कि इसके साथ भी 90 डिग्री पर है और इसके साथ भी किस एंगल पर है, आपका ये 90 डिग्री पर। ये बात समझ में आ रहा है। और रेस को आप आगे क्या कर सकते हो, इस तरीके से ये कंटिन्यू भी आप ये कर सकते हो। तो वैसे हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर ध्यान सुनो। वेवफ्रंट इस तरीके से आया और रिफ्रैक्ट होने के बाद वेवफ्रंट थोड़ा सा क्या हो गया, तिरछा हो गया। देखो ये और ये पैरेलल नहीं, ये थोड़ा सा क्या हो गया, आपको ये तिरछा हो गया। इसको और अच्छे समझने के लिए अगर हम इसको और छोटा कर दें, कि सपोज ये कम ही चल रहा तो थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो सपोज ये कहाँ पर पहुंचा, ए डबल डैश पर, ये बी डैश पर। अब अगर इन दोनों रेस पर अपन क्या कर दें, एक नॉर्मल लाइन खींच दें जो इसके साथ भी 90 पर हो, इसके साथ भी 90 पर हो, तो ये वेवफ्रंट की लोकेशन है कब, रिफ्रैक्शन के बाद। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो बाकी तो इसमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि बाकी सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। और यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल को भी क्या किया अपन ने, यूज़ किया। अपना सन से एक लाइट आ रही थी, तो सन से जो लाइट आएगी उसका वेवफ्रंट प्लेन होगा, तो एक प्लेन वेवफ्रंट आ रहा था। अब ये प्लेन वेवफ्रंट है तो हमें पता है कि वेवफ्रंट की परपेंडिकुलर रेज होती हैं। इसका मतलब सन से आने वाली ये रेज थी। ये वेवफ्रंट आया और यहाँ पर पहुंचा। तो जैसे ही वेवफ्रंट का पहला पॉइंट था जो इस मीडियम को क्रॉस करने वाला था, तब तक दूसरा पॉइंट उसी मीडियम में था। तो जब ये मीडियम को क्रॉस करने वाला था तो अपन ने वेवफ्रंट को भूल गए। अपन की वो रेस को देखे कि भाई रेज अगर आई तो रिफ्रैक्ट होकर किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो रेस किधर आ गई आपकी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। और जब रेज आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई तो उस सिचुएशन पर क्या हुआ आपका ये, कि इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की सपोज टी टाइम में, और इसको कब तक ट्रेवल कराना, जब तक बी डैश वाला पॉइंट बी डबल डैश पर ना आ जाए। उतने ही टाइम में ये ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये कम ट्रेवल कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है। सेम टाइम में दोनों ने डिस्टेंस क्या की है, आपकी ट्रेवल की है। और जब सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की है तो सेम टाइम में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये v1 वेलोसिटी चला तो v1 इंटू टी, ये v2 वेलोसिटी चला v2 इंटू टी। तो अपने को क्या मिली कि ये वाली रेज यहाँ तक आ गई, ये वाली रेज यहाँ तक आ गई रिफ्रैक्शन के बाद। और अपन ने एक ऐसी सरफेस खींची तो दोनों रेज के साथ किस एंगल पर हो, 90 डिग्री पर। तो वो वेवफ्रंट की क्या आ गई, लोकेशन कब, रिफ्रैक्शन के बाद। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर एक चीज़ और करनी है आपको, और वो चीज़ ये है कि सपोज ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आई है, एंगल कैसा, ये इंसिडेंस है। और ये एंगल कैसा है यहाँ पर आपका, ये एंगल आर है, क्लियर। यहाँ पर ये एंगल आई बनेगा और यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा आपका, ये दैट इज योर एंगल आर बनेगा, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद डायग्राम सब सही आएगा वीडियो इसका, क्योंकि डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया है मुझसे, ठीक है। ये एंगल आई और ये एंगल कितना आपका, ये आर है। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा, और अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर ये रेस थी, ये वेवफ्रंट, तो ये पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज योर 90 माइनस आई। फिर इसके बाद देखो ये और ये कितने एंगल पर है, नॉर्मल लाइन है तो इसके साथ 90 डिग्री पर है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री पर, एक एंगल 90 माइनस आई हो चुका है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये दैट इज योर ये आई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद देखो क्या ये यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा, B2D को हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्लियर। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो भाई ये नॉर्मल के साथ पूरा एंगल 90 था, उसका ये एंगल आर है तो ये एंगल 90 माइनस आर, और ऑलरेडी एक एंगल 90 है तो एक एंगल 90, एक 90 माइनस आर, तो ट्रायंगल के इनसाइड एंगल्स का सम 180 होता है, लगाओगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये आर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी उसको लिख देता हूँ मैं फिर से, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी इसने कितनी ट्रेवल की, v2 इंटू टी ट्रेवल की। ये बात समझ में आ रही है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है। और मैंने कहा था कि रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए आपको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना होगा, और स्नेल्स लॉ के प्रूफ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साइन आई की वैल्यू होनी चाहिए और साइन आर, इन दोनों का रेशियो 1:2 के इक्वल आना चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ये आपके,
तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं दैट इज योर इन ट्रायंगल दैट इज योर ए डैश बी डैश और कैसा है ये बी डबल डैश, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल भी 90 क्योंकि रेज ऑफ वेव फ्रंट के बीच का। इस ट्रायंगल में अपन को क्या निकालना है, साइन आई। तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, साइन आई। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका बी डैश डिवाइड बाई बी डबल डैश, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका ये दैट इज योर ए डैश बी डबल डैश हो जाएगा। क्लियर। बी डैश बी डबल डैश की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज योर b1t, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ए डैश बी डबल डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही इतनी। फिर इसके बाद क्या चलेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल पर चलेंगे। इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेना है। क्लियर। ए डैश ए डबल डैश बी डैश, इन ट्रायंगल ए डैश ए डबल डैश और कितना है आपका ये बी डबल डैश। इस ट्रायंगल में क्या निकाल लो आप यहाँ से, ये साइन आर निकाल लो। तो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका ए डैश ए डबल डैश, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका ये दैट इज योर ए डैश बी डबल डैश। अब ए डैश ए डबल डैश ये है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर आपकी v2 इंटू टी, और डिवाइड बाई ये कितना हो गया ए डैश बी डबल डैश हो गया। ये बात समझ में आ रही। ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, और ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ये दैट इज योर ऑन डूइंग इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन आई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस कंप्लीट। तो ये हो जाएगा b1t डिवाइड बाई ए डैश बी डबल डैश होल डिवाइड बाई b2t डिवाइड बाई ए डैश बी डबल डैश। ए डैश बी डबल डैश से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। टी से टी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया आपका ये v1 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका ये v2 आ गया। ये बात समझ में आ रही है। इसको बोल देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमें पता है ये कि क्या पता है हमें कि यहाँ पर जो होता है आपका ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बात समझ में आ रहा है ये। तो अगर अपन n1 की वैल्यू रखना चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, c होती है, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है आपकी यहाँ पर ये v1 है। सो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं ये कि दैट इज योर वी नो दैट n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c डिवाइड बाई v1 हो जाएगा। सो यहाँ से v1 की जगह कितना आ जाएगा आपका ये दैट इज योर c डिवाइड बाई n1, और सिमिलरली n2 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई कितना हो जाएगा v2, और यहाँ से v2 की जगह कितना आ जाएगा दैट इज योर c डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ये n2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास v1 की वैल्यू और हमारे पास v2 की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये दैट इज योर साइन आई डिवाइड बाई क्या हो जाना है इसको ये साइन आर इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। तो v1 की जगह कितना रख दोगे आप c डिवाइड बाई n1, और v2 की जगह कितना रख दोगे c डिवाइड बाई n2। c से c कैंसिल होगा और n2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा n2 डिवाइड बाई n1 आ जाएगा। और जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 n2, बाद वाला डिवाइड बाई पहले वाला, पहले ही बता चुका हूँ। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया है क्या कि दैट इज योर साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना प्रूफ कर दिया आपने यहाँ पर 1 n2। तो इसका मतलब क्या है, आपने रिफ्रैक्शन के लॉस को प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर लाइट में रिफ्रैक्शन हुआ, और लाइट के रिफ्रैक्शन की स्टडी आपने कब की है, जब आपने लाइट को क्या एज्यूम किया है, वेव एज्यूम किया है। तो इसका मतलब लाइट को वेव लेकर भी उसके रिफ्रैक्शन प्रोसेस को अपन क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये पहला केस था जब रेज हमारी कहाँ से कहाँ गई, रेयरर से डेंसर में गई। अब यहाँ पर क्या करना है, रेयरर को मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, पूरा हटा रहा हूँ इस डायग्राम को, ठीक है। अब जो लाइट को अपने को सेंड करना है वो कहाँ से कहाँ सेंड करना है, डेंसर से रेयरर सेंड करना है। तो लाइट को डेंसर से कहाँ ले जाएंगे अपन, ये रेयरर ले जाएंगे। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर, और ये सेकेंड डेरिवेशन हो टू रेयरर। ये बात समझ में आ रही है। अब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी, किस तरह का बिहेवियर करेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका ये इंटरफेस, क्लियर। ये जो मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है v1, और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है आपकी है v2। अब ऊपर वाला मीडियम कैसा हो चुका है, डेंसर, नीचे वाला मीडियम कैसा हो चुका है, रेयरर। तो इसका मतलब इस बार जो n1 की वैल्यू n2 से क्या है आपकी ये ज़्यादा है, और साथ ही साथ v1 की वैल्यू v2 से क्या है आपकी ये कम है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और ये रेयरर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी आपकी ये ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है। और शुरुआत अपन फिर से वहीं से करते हैं जहाँ से की थी अपन ने ये, कि सपोज हमारे पास एक वेव फ्रंट है जो इस तरीके से सन से चलता हुआ चला आ रहा है, ये करेक्ट। द नेम ऑफ द वेव फ्रंट इज व्हाट, दैट इज योर ए बी। ये वेव फ्रंट है जो इनफाइनाइट से चलता हुआ यहाँ पर चला आ रहा है। तो जब ये वेव फ्रंट आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेज हैं
जो इसके परपेंडिकुलर है, ये रेज है जो सन से चलती हुई इधर की ओर चली आ रही। क्योंकि ये वेवफ्रंट है तो इसलिए इस वेवफ्रंट का नाम क्या होगा आपका, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट होगा। तो जब ये वेवफ्रंट आएगा तो बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह ही, जब ये आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेगा। तो वेवफ्रंट कहाँ पर पहुंचा आपका, ये यहाँ पर पहुंचा। जब यहाँ पर पहुंचा तो सपोज इसकी पोजीशन चेंज होगी, इसलिए इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। कितना हो गया आपका ये A डैश B डैश। और जब यहाँ पर पहुंचा तो आपको वेवफ्रंट का रिफ्रैक्शन नहीं करना, आपको किसका करना है, इस रे का रिफ्रैक्शन करना है। क्यों इस रे का करना है, क्योंकि यही रे पहले इसको यहाँ पर हिट कर रही। अभी ये वाला वेवफ्रंट यहाँ पर है तो इसकी रेज अभी इसके नीचे नहीं आई हुई, रेज अभी इसकी वहीं पर है, तभी उसका वेवफ्रंट वहाँ पर। ये वेवफ्रंट यहाँ आ गए तो इसकी रेज आ गई। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो अपन ने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की। अब हमें पता है कि जब रेज डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही तो नॉर्मल से क्या होती है आपकी, दूर हटती। तो रेज कैसी होगी, नॉर्मल से दूर हट गई। तो नॉर्मल से किस तरीके से दूर हटी, तो जो वेवफ्रंट इस तरीके से आ रहा था ये, तो रेज हमारी नॉर्मल से क्या हो गई, यहाँ पर आपकी दूर हट गई। और सपोज A डैश वाला कहाँ पर आ गया आपका, ये A डबल डैश पर, कितने टाइम में, T टाइम में। और उतने ही T टाइम में B डैश वाला यहाँ पर आकर हिट हो गया सेम टाइम में। जितने टाइम में B डैश वाला B डबल डैश तक आया उतने टाइम में A डैश वाला कहाँ पहुँच गया आपका, ये दैट इज योर A डबल डैश पर पहुँच गया। इस बार थोड़ा सा रिवर्स हो गया, पिछली बार इसने ज़्यादा चला था, इस बार ये ज़्यादा चलेगा। क्यों, क्योंकि ये किस मीडियम में चल रहा है आपका, ये रेयर मीडियम में। और सेम टाइम में इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा, तो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब मुद्दा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी V2, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज योर V2 इंटू टी। और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वेलोसिटी T है, तो दैट इज योर V1 इंटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपकी, इसने ये T ट्रेवल की। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर T टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद, T टाइम के बाद ये रे यहाँ पहुंची, ये रे यहाँ पहुंची। रेस पर अगर अपन परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे तो रेस पर अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं इसके, जो इसके साथ भी 90 डिग्री पर। और ये 90 दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ एंगल कितना रहेगा आपका, 90 ही रहेगा। ये पूरा एंगल, इस रे और इसके बीच का एंगल कितना रहेगा आपका, 90 रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर फिर से वही पूरा हिसाब किताब करना है जो पिछले डायग्राम में किया था। ये एंगल कितना है आपको यहाँ पर, ये I है। और ये एंगल कितना यहाँ पर R है। और अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और ये एंगल R है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये R हो जाएगा। जो पिछले केस में एक्सप्लेनेशन था, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है आपका। ये बात समझ में आ रहा है। क्यों एंगल I से I हुआ, क्योंकि अगर ये एंगल I है करेक्ट, तो ये 90 माइनस I होगा। और ये जो एंगल है नॉर्मल का 90 है, तो ये टोटल एंगल 90 माइनस I, तो ये I हो गया। ये R है तो ये हो जाएगा 90 माइनस R। और एक एंगल 90 है, एक 90 माइनस R, तो अगला एंगल क्या हो गया आपका, R हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। सब चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ भी दो ट्रायंगल बनना है, A डैश B डैश और B डबल डैश। तो इस ट्रायंगल में A डैश B डैश और B डबल डैश में साइन I लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया सेम टू सेम। कुछ भी चेंज नहीं है उधर डेरिवेशन, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट सेम टू सेम लिए। फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे, A डैश A डबल डैश B डबल डैश। यहाँ पर साइन R लगाओगे तो ये आ जाएगा। फिर रेशियो लोगे तो यहाँ तक आ जाओगे। फिर से दोनों मीडियम के लगा देना, n1 की वैल्यू C1 अपॉन V1 आएगी, n2 की वैल्यू C2 अपॉन V2। यहाँ से V1 V2 निकाल के वैल्यू रखोगे, प्रूफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें है। इसका मतलब लाइट में क्या होता है, लाइट के वेव नेचर को लेकर अपन ने रिफ्रैक्शन के दोनों केसेस को क्या किया है, प्रूफ किया है। अब रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए अपन को क्या करना था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करनी थी। और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी आपकी, दैट इज योर साइन I डिवाइड बाई साइन R इज इक्वल टू 1 and 2। अगर ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन ऑलरेडी क्या हो चुका है आपका, ये प्रूफ हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है, डन। चलो अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या करते हैं अपन, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते हैं। तो रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने में लास्ट में कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अगर अपन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब अपन ने रिफ्लेक्शन को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब ध्यान समझ, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होगा। जिस मीडियम से लाइट रे आएंगी उसी मीडियम में लाइट रे जाएंगी। इसका मतलब इस बार अगर एक वेवफ्रंट रिफ्लेक्शन के बाद अगर 10 मीटर चल रहा है तो दूसरा वेवफ्रंट भी उतने टाइम में कितना चलेगा, 10 मीटर, क्योंकि दोनों के मीडियम क्या है आपके यहाँ पर, ये सेम है। इसको करते हैं, इसका डायग्राम ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका डायग्राम आप खुद भी बना सकते हो अगर आपको ऊपर के दोनों केसेस समझ में आ चुके हैं। क्योंकि हर बार डायग्राम में बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें लेनी वैसे ही आपकी, ऐसे यहाँ पर ये इस तरीके से आपकी करेक्ट। ये कैसी सरफेस है, नॉन ट्रांसपेरेंट। क्योंकि इस बार क्या होना है आपका यहाँ पर, ये दैट इज जो रिफ्लेक्शन होना है, ठीक। यहाँ से क्या आ रहा है, सन से कोई एक वेवफ्रंट चलता हुआ चला आ रहा है, तो उस वेवफ्रंट को भी क्या करते हैं अपन, यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं। सपोज ये आपका जो वेवफ्रंट है कुछ इस तरीके से है आपको, ये बात समझ में आ रही है। द नेम ऑफ द वेवफ्रंट इज योर AB। ये वेवफ्रंट जिन रेज से बना वो रेज इस वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन को क्या करो, आप प्लॉट करो और इसको पूरा नीचे तक मिला दो, क्योंकि अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वेवफ्रंट की क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग रेज हो गई।
क्योंकि ये वेव फ्रंट इससे हिट करने वाला है, इसलिए इस वेव फ्रंट का क्या नाम हो गया यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट नाम हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। बस अब मुझे इतना बताना कि जब ये वेव फ्रंट जाएगा यहाँ पर तो पहले तो इस सिचुएशन में आएगा जैसा प्रीवियस में आया था। ये वेव फ्रंट भी पहले यहाँ पर इस सिचुएशन पे आया, इसकी लोकेशन चेंज हुई तो ये हो गया कौन सा नेम आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका ए डैश, और ये कौन सा हो गया आपका ये बी डैश। तो सबसे पहले कौन वाला पॉइंट हिट किया, ए डैश वाला। अब जब ए डैश वाला पॉइंट हिट करेगा तो ए डैश का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अपन ने यहाँ पर क्या खींचा, एक नॉर्मल लाइन खींची इस तरीके से, करेक्ट। अपन ने यहाँ पर, मैं वेव फ्रंट को थोड़ा अलग कलर से बना रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या था आपका, ये वेव फ्रंट जो ऊपर से कैसा आ गया आपका यहाँ पर इस तरीके से, ये आ गया चलते चलते, ठीक। और ये इसकी करस्पॉन्डिंग रेस थी, करेक्ट। हमको जो रिफ्लेक्शन कराना है वो वेव फ्रंट का नहीं कराना, किसका कराना, रेस का कराना। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर ए डैश पर ये वेव फ्रंट पहुंचा तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ए डैश का होगा, बी डैश तो अभी यहाँ पहुंचा ही नहीं, तो बी डैश का रिफ्लेक्शन बाद में होगा, करेक्ट। तो ए डैश में रिफ्लेक्शन किसका कराना, वेव फ्रंट का नहीं, किसका कराना, रेस का, क्योंकि रेस का आइडिया में किधर जाएगी। तो रेस क्या हुई कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रेस किधर चली गई, ये वाली जो रेस आई यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी यहाँ पर पहुँच गई। ये किस पोजीशन पर पहुंची आपकी, ये पहुंच गई ए डबल डैश पर। तो जितनी देर में ए डैश वाला पॉइंट ए डबल डैश तक पहुंचा उतनी देर में बी डैश वाला पॉइंट कहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर ये, दैट इज योर बी डबल डैश पर आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ए डैश रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने में इस बार नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होकर किधर चला गया, इधर की ओर चला गया। ये बात समझ में आ रहा है। उतनी देर में बी डैश वाला कितने में आ गया आपका, ये इधर की ओर आ गया। तो अगर टी टाइम में ए डैश वाला यहाँ पर आ रहा है और टी टाइम में इतना आ रहा है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सपोज ये जो मीडियम है, इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू कितना लेते हैं अपन, वी ले लेते हैं। तो लाइट वी की स्पीड से चल रही, तो सब कुछ इसी मीडियम में हो रहा, तो ये टी टाइम में कितना चलेगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस आपका ये, दैट इज योर वी टी। और ये भी टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा यहाँ पर आपका, ये वी टी चलेगा। और टी टाइम के बाद पहले जो यहाँ वेव फ्रंट था किसी टाइम पर, टी टाइम के बाद उस वेव फ्रंट की रेज यहाँ पहुंची, इस वेव फ्रंट की रेज यहाँ पहुंची। तो अगर इन रेस पर अपन एक कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो दोनों रेस पर कैसी रहे, 90 डिग्री पर रहे, तो नई वेव फ्रंट की क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी। तो अपन को ये और ये पॉइंट मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ए डैश वाला यहाँ पहुंचा, बी डैश, तो इन दोनों को क्या कर दिया अपन, ये मिला दिए। एंगल 90 नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। ये एंगल 90 और ये एंगल भी कितना है आपका, ये 90 है। एग्जैक्टली एंगल 90 आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ एंगल 90 बनेगा। ये बात समझ में, 3D व्यू देखेंगे तो एंगल 90 ही बनेगा वो, ठीक। खैर छोड़ो उसको ही। यहाँ पर ये कैसा है आपका, ये एंगल आई है, और यहाँ पर ये कैसा है आपका एंगल आर, ठीक। एंगल आई क्या है आपको, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मतलब इंसिडेंस एंगल, और ये कैसा रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्योंकि बस प्रूफ ही होने वाला, 2 मिनट में प्रूफ हो जाए। अगर ये एंगल आई है तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये दिस एंगल, करेक्ट। भाई ये पूरा एंगल कितना था, 90। ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, करेक्ट। अब यहाँ देखो ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 90 है, उसका ये एंगल कितना हो चुका है, 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आई हो जाएगा। अभी तक यही करते थे, ये एंगल आई था तो इस एंगल को भी क्या बोल देते थे अपन, आई बोल देते थे। ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान सुनो, अगर ये एंगल आर है, ठीक, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये, क्योंकि ये 90 डिग्री पूरा एंगल आर है, ये हो जाएगा 90 माइनस आर। और इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 है, ये 90 माइनस आर, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये आर हो जाएगा। तो ये कुछ मैथमेटिकल ज्योमेट्री है, तो नहीं समझ में आए तो इसको शांत दिमाग से सोचोगे तो समझ में आ जाएगी। और बाकी यार रटने वाली कोई चीज़ नहीं, जैसे इतना कर लेते हो तो सबकी सब चीज़ें क्या हो गई आपकी, प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हुई, ध्यान समझना। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए डैश बी डबल डैश एंड ट्रायंगल ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ये एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या समझ में आ रहा है, देखो इन दोनों ट्रायंगल में इसकी लेंथ कितनी है, VT, और उस ट्रायंगल में इसकी लेंथ कितनी है आपकी है, VT। मतलब इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड कैसी है, इक्वल हो गई। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, ये दैट इज योर ए डैश ए डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया, बी डैश बी डबल डैश, और किसके इक्वल हो गया आपका, ये VT के इक्वल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, और वो कौन सी साइड है आपकी है, दैट इज योर ए डैश और बी डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश बी डबल डैश, जो कि कैसी यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर कॉमन। ये बात समझ में आ रहा है।
और देखो इन दोनों ट्रायंगल के एक एक एंगल किस एंगल के हैं, 90 डिग्री के हैं। मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू एंगल कितना है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर ए डैश बी डबल डैश, और इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है और एक ट्रायंगल की क्या हो गई आपकी है, दैट इज योर एक एंगल 90 डिग्री हो गया दोनों का। तो ये दोनों ट्रायंगल राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर ये सो ट्रायंगल ए डैश बी डबल डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, ट्रायंगल ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो दोनों ट्रायंगल के एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दिया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस क्या हो गया यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। ये हो सकता है कि पहली बार पढ़ो थोड़ा सा टफ लगे, सामने हो भी नहीं तो ज़्यादा विजुलाइज कराने में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं सामने रहते तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका ये सिंपल सा ही है, बस थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, दिमाग नहीं कंसंट्रेट करोगे तो लगे रहोगे कभी समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, इतना ही है, डन। चलो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, क्लियर। तो यहाँ पर 5 मिनट मुझे टाइम लगेगा टोटल कुछ आपके दिमाग में कुछ चीज़ों को डेवलप करने के लिए। ये बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर है क्या आपका ये, कि सपोज मेरे पास 2 वेव्स है, एक वेव मीडियम में किस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है, क्लियर। ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, क्लियर। एक दूसरी वेव भी है जो मीडियम में किस तरीके से चल रही है आपकी, इस तरीके से चल रही है, क्लियर। ये दोनों वेव मीडियम में क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। ये बात समझ में आ रही है। दोनों वेव मीडियम में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज करने का मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो या तो ये दोनों प्लस का साइन इसीलिए कि या कि दोनों ये मिल के शायद इस तरीके से हो जाएंगी कि भाई ये पहली वेव थी और ये दूसरी वेव थी, इन दोनों वेव्स ने क्या कर लिया, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लिया। सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या हो गया आपका ये, कि यहाँ पर किस तरीके सुपर इम्पोज किया, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से, और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से, एक का क्रस्ट दूसरे क्रस्ट है, इस तरह से क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ क्या हुआ आपका ये सुपर इम्पोजिशन हुआ। ये बात समझ में आ रही है। ये सुपर इम्पोजिशन इस तरीके से भी हो सकता था आपका ये, किस तरीके से, इस तरीके से, ध्यान से देखना ये भाई ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, इस तरीके से भी सुपर इम्पोजिशन हो सकता, मतलब हो सकता था कि पहली वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज कर, या पहली वेव का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ। इस बार मतलब क्रस्ट और ट्रफ का हिसाब किताब बने। ये बात समझ में आ रही है। करेक्ट, डायग्राम जरूर देखते जाना। पहले में मैंने इसको सीधे इसी के ऊपर रख दिया, करेक्ट। फिर दूसरे में मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे रखा, मतलब क्रस्ट को ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज कराया, क्रस्ट को ट्रफ के साथ, क्रस्ट को ट्रफ के साथ, और पिछले वाले में क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्लियर। इसको भी हटा दिया। हो सकता है ऐसा सुपर इम्पोजिशन हो कि कोई ऑर्डर ही ना मिले। ये बात समझ में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपका। इस तरीके से है ये आपकी फर्स्ट वेव थी और यहाँ पर आपकी शुरू हो गई इस तरीके से, ये सेकंड वेव हो गई। यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसका क्रस्ट तो यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है ना, ये भी सुपर इम्पोजिशन है। ये बात समझ में आ रही है। इन 3 सिचुएशन में ही वेव क्या कर सकती है आपकी, सुपर इम्पोज कर सकती है। या तो पहले का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ सुपर इम्पोज करेगा, या तो पहले का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ सुपर इम्पोज करेगा। सुपर इम्पोज का मतलब होता है मिलना। ये बात समझ में आ रहा है। ये ऐसा रहेगा कि वेव इस तरीके से मिलेंगी कि कोई ऑर्डर ही नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर जब भी 2 वेव किसी मीडियम में मिलती है तो वो एक नई वेव बनाती, कॉमन वेव, जो दोनों के लिए क्या होगी, अप्लाई होगी। उस कॉमन वेव को क्या बोलते हैं अपन, रिजल्टेंट वेव बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिजल्टेंट। और कॉमन वेव को ड्रॉ करना सीख जाओगे जैसे ही डेरिवेशन इसका मैं खत्म करूंगा। ध्यान समझना ही, जब भी 2 वेव मीडियम में क्या करेंगी, मिलेंगी, तो मिलने के बाद ना तो पहली डोमिनेटिंग ना दूसरी डोमिनेटिंग, एक थर्ड वेव जनरेट होगी जो उन दोनों क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट कहलाएगी। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर कुछ वेव्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, ध्यान समझना ही। वो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं वेव्स के बारे में, तो यहाँ पर ध्यान से देखो। ये वो बेसिक टर्म्स कुछ इस तरीके से होते हैं, क्लियर। यहाँ पर लिखा रहता है वाई और यहाँ पर लिखा रहता है टाइम। जो वाई होता है ये क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। ये बात समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ पर कोई वेव है जो इस तरीके से क्या हो रही है आपकी, मूव कर रही है, यहाँ तक गई, फिर इसके बाद इसने फिर से अपने आप को क्या किया, रिपीट किया। रिपीट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ कट कर लूँ तो ये पोर्शन इसी के ऊपर रखा जा सकता है। तो वेव अपने आप को क्या कर रही है आपकी, ये रिपीट कर रही है, एक बार क्रस्ट, एक बार ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ।
और दो लगातार क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको वेवलेंथ की क्या बोलते हैं अपन, ये दैट इज योर वेवलेंथ बोलते हैं, वेव की वेवलेंथ बोलते हैं। या दो लगातार ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको ये इसको भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो वेव गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही वेव अपने आप को बार बार क्या कर रही, रिपीट कर रही। तो वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, क्लियर। और यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा, तो जितना इतना इसको बोलते हैं वेव की वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव, क्योंकि यही साइकिल बार बार क्या होगी आपकी, रिपीट होगी। ये बात समझ में आ रहा है। और वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव में क्या आएगा आपका, एक क्रस्ट वाला पोर्शन आएगा और एक ट्रफ वाला, मतलब एक ऊपर की साइकिल और एक नीचे की साइकिल, पॉजिटिव आई नीचे नेगेटिव आई, इसलिए प्लस साइकिल और माइनस साइकिल, करेक्ट। ये वेव की एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगी। इस तरीके से एक सेकंड में सपोज इस तरह की 20 साइकिल वेव क्या करती, ट्रेवल करती। इस तरह की सपोज एक सेकंड में 20 साइकिल बना रही, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड क्या कहलाता है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाती। ये बात समझ में आ रही है। वेव किसी न किसी स्पीड से क्या होगी आपकी, आगे की ओर बढ़ रही होगी। वेव किधर जा रही है आपकी, आगे की ओर बढ़ रही। किसी समय में कोई पूछे कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेव में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप देखोगे कि टाइम 1 है तो 1 में y की वैल्यू कितनी, ये है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। किसी और टाइम पर पूछे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ मिला दोगे इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब अगर हमें मैथमेटिकली ये लिखना हो, अगर हमें मैथमेटिकली ये लिखना हो कि चलो ये वेव की इक्वेशन है, तो वेव की जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है बच्चा, वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन क्या होती है यहाँ पर आपकी, ये ओमेगा टी होती है। ये बात समझ में आ रही है। ओमेगा क्या कहलाती है इसकी, ये दैट इज सेड टू बी योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है ओमेगा। क्लास 11 में पढ़ा है इसको, ये सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी है। ये बात समझ में आ रही है। और ओमेगा क्या होता है, सपोज इसका टाइम पीरियड कितना होता है, ये एक कंप्लीट साइकिल जाने में जितना टाइम लगेगा उसको उस वेव पर क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, ये दैट इज योर टाइम पीरियड बोलेंगे। तो सपोज इस वेव को कितना टाइम पीरियड लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ये दैट इज योर 2 पाई अपॉन टी होता है। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, वो टाइम के कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ इसको लिख सकते हो 2 पाई इंटू क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन टी। तो इसको कभी जरूरत पड़ने पर लिख सकते हो 2 पाई एफ लिख सकते हो। तो मतलब ओमेगा किसके इक्वल हो गया, 2 पाई अपॉन टी के इक्वल हो गया। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई और एफ के भी इक्वल होता है। और ओमेगा यहाँ पर क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या जनरली इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ए क्या है आपका ये, तो ये वेव की मीन पोजीशन मतलब ये वो लाइन है जिसके अबाउट एक बार वेव ऊपर जा रही है, इसके अबाउट नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे आ रही। ये लाइन इस वेव की क्या कहलाएगी आपकी, ये दैट इज योर मीन पोजीशन। इसी लाइन के अबाउट वेव बार बार वेव जितना ऊपर जा रही है उतना नीचे आ रही। तो मीन पोजीशन से किसी भी एक साइड वेव मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही, क्लियर। वेव मीन पोजीशन से किसी भी एक साइड वेव मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है। तो जितना भी मैक्सिमम जाती है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पोजीशन के यहाँ से मिलाना पड़ेगा। तो वन साइड मैक्सिमम कितना जा रही है, इतना जा रही है। तो वेव का मीन पोजीशन से वन साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेव का एम्पलीट्यूड। तो ए यहाँ पर कैसा है आपका, ये दैट इज योर एम्पलीट्यूड। ये बात समझ में आ रहा है। ए यहाँ पर कैसा आपका, ये एम्पलीट्यूड है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ये। तो वेव की इक्वेशन क्या हो जाती है इस केस में, y इज इक्वल टू ए साइन कितनी हो जाती है आपकी, ये ओमेगा टी हो जाती है। y क्या है, वेव का डिस्प्लेसमेंट है। वेव का नहीं, बेसिकली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन उसको मैं नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपने हिसाब से समझो। ये क्या है आपका, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड कितना ट्रेवल कर रही। और ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो वेव होती है वो बार बार अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती। इसलिए वेव कैसा फंक्शन होता है आपका, एक पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये भी कैसा है, एक पीरियोडिक मोशन। और किसी भी पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी हो जिसको देख के लग जाए हाँ ये पीरियोडिक मोशन है, तो उसकी इक्वेशन में अपने को साइन या कॉस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि साइन और कॉस कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो अपनी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, आपके बार बार रिपीट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चूंकि वेव कैसी है आपकी, एक पीरियोडिक मोशन में, इसलिए उसकी इक्वेशन मुझे साइन को क्या करना पड़ा, इन्वॉल्व करना पड़ा। कुल मिला के आज से बिल्कुल रट लो कि वेव के इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है। ये बात समझ में आ रही है। अब एक मैं दूसरी वेव ले रहा हूँ, ध्यान देखना है। दूसरी वेव है, करेक्ट, इसको मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपका, ये y1 बोल रहा हूँ। और एक दूसरी वेव मैं कौन से ले रहा हूँ, y2, जिसको मैंने लिख दिया दैट इज योर v साइन ओमेगा टी प्लस कितना बोल दिया मैंने यहाँ पर, इसको ये 5 बोल दिया। y2 कितना बोल दिया मैंने, b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ध्यान समझना है, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन।
साइन के बाहर जो भी रहेगा वो वेव का एम्पलीट्यूड होता है। तो साइन के बाहर ए है तो इसका एम्पलीट्यूड ए हो गया, इसके बाहर भी है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया आपका बी हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। दोनों में ओमेगा सेम है तो इसका मतलब ये वेव अगर 1 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट कर रही थी, ये भी वेव 1 सेकंड में 10 साइकिल ही कंप्लीट करेगी। दोनों का डिस्प्लेसमेंट इसलिए अलग है क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड अलग है। लेकिन यहाँ फाई आ रहा है, यहाँ फाई नहीं आ रहा। इस फाई का मतलब क्या है, ये बात समझ में आ। तो फाई यहाँ दोनों वेव्स के बीच में क्या बताता, फेज डिफरेंस। फाई यहाँ दोनों वेव्स के बीच में क्या बताएगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब समझते हो, ध्यान समझिए। सपोज कोई वेव है, जैसे यहाँ से ड्रॉ करना है, किसी ने एक वेव को कैसे ड्रॉ कर दिया, आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, क्लियर, ये पहली वेव। किसी ने यहाँ पर एक दूसरी वेव ड्रॉ किया जो ऐसे ही ड्रॉ कर रहा है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब इन दोनों वेव्स को देखो क्या क्या सेम है इनमें। एक चीज़ तो सेम है कि जब ये वेव का डिस्प्लेसमेंट जीरो तो इसका भी जीरो था। दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही टाइम पर क्या हो रहा, जीरो हो रहा। दोनों का मैक्सिमम भी एक ही टाइम पर हो रहा, दोनों का मिनिमम भी एक ही टाइम पर हो रहा। मतलब दोनों में क्रस्ट सेम टाइम में बन रहा, सेम टाइम में दोनों का क्रस्ट बन रहा और सेम टाइम में दोनों का, मतलब ये दोनों वेव हर समय बिल्कुल एक जैसी और एक साथ। और मैंने बताया था कि जो भी चीज़ हर समय बिल्कुल एक जैसी और एक साथ होती है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है आपका, ये दैट इज योर 0 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। तो ये चूंकि दोनों, अभी फेज डिफरेंस क्या है तो इसमें बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना, बस इतना समझना कि जब भी दो वेव्स के क्रस्ट और क्रस्ट मिलते हैं या ट्रफ और ट्रफ मिल जाते हैं, दोनों में से कोई भी सिचुएशन होती है तो दोनों वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों वेव्स बिल्कुल एक साथ एक ही जैसी चल रही। ये बात समझ में आ रहा है। तो फेज डिफरेंस एक एंगल होता है तो एंगल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये 0 डिग्री। एंगल क्यों होता है, क्योंकि साइन के अंदर लिखा है और साइन के अंदर हमेशा एंगल ही आएगी। ये बात समझ में आया। तो ओमेगा टी भी एक एंगल है और फाई भी यहाँ पर क्या आपका एक एंगल, क्लियर क्या। तो ये हो गया। ये सपोज पहली वेव इस तरीके से थी और दूसरी वेव किस तरीके से चली आपकी, इस तरीके से चली, ध्यान से सुनो। ये अब पहले के क्रस्ट ने दूसरे के ट्रफ के साथ, फिर पहले के दूसरे के ट्रफ ने पहले के क्रस्ट के साथ क्या कर दिया, यहाँ पर ये इस तरह से सुपर इम्पोज कर दिया। तो अगर क्रस्ट और ट्रफ के बीच में सुपर इम्पोजिशन हो रहा तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ये भाई जब इसका क्रस्ट बन रहा तो बिल्कुल उल्टा ट्रस्ट बन रहा। तो मतलब अगर ये आगे जा रही थी ये पीछे जा रही, इसका मतलब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस दिया जाता है वो कितना लिया जाता है आपका, ये 180 डिग्री। ये बात समझ में आता है, ध्यान समझना। अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो क्रस्ट का क्रस्ट के साथ सुपर इम्पोजिशन हो रहा होगा, या तो ट्रफ का ट्रफ के साथ। अगर क्रस्ट का क्रस्ट के साथ होगा तो ट्रफ ट्रफ अपने आप सुपर इम्पोज होना शुरू कर देंगे। और अगर फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर आपको 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्रस्ट का किसके साथ हो रहा होगा, ट्रफ के साथ, या तो ट्रफ का किसके साथ हो रहा होगा, क्रस्ट का। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर में। ये बात समझ में आ रही है, बस अभी इतना समझा। लेकिन अगर सपोज ये ब्लू वाली वेव इस तरीके से थी और दूसरी वेव इस तरीके से शुरू हो गई आपकी, यहाँ से कोई ऑर्डर ही नहीं, न क्रस्ट न ट्रफ, न क्रस्ट न ट्रफ, न क्रस्ट न ट्रफ। इसका मतलब दोनों वेव्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, दोनों वेव्स के बीच में कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस। ये बात समझ में आ रहा। तो जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर ना तो 0 होगा ना तो 180 होगा, बल्कि फेज डिफरेंस की वैल्यू कोई एक एंगल होगा और उस एंगल की वैल्यू 0 और 180 के बीच में होगी। ये बात समझ में आ रहा। अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब दोनों वेव्स के क्रस्ट से क्रस्ट सुपर इम्पोज कर रहे हैं और ट्रफ से ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हों दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाए आपका, ये 180 हो जाए, तो इसका मतलब एक का क्रस्ट है दूसरे के ट्रफ के साथ और दूसरे का क्रस्ट इसके ट्रफ के साथ। लेकिन अगर इन दोनों सिचुएशन में भी नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस ना तो 0 है ना तो 180 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस जो भी होगा वो 0 180 के बीच में होगा। ये बहुत ही अच्छा क्लियर होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर देखो दो वेव्स थी, एक वेव की इक्वेशन क्या ली, y = a sin ओमेगा टी। और चूंकि मुझे नहीं पता कि दोनों वेव्स में क्रस्ट से क्रस्ट है या क्रस्ट से ट्रफ है, तो इसलिए मैंने 0 डिग्री भी नहीं लिया, 180 भी नहीं लिया। मैं एक जनरल एंगल मान चल रहा हूँ कि सपोज दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ पर ये फाई। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सपोज ये दो वेव्स की इक्वेशन है, मुझसे कह रहा दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है साइन के अंदर लिखे हुए जो एंगल्स हैं इनका डिफरेंस। तो साइन के अंदर कितना एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ये दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई, और उधर साइन के अंदर कितना लिखा हुआ है एंगल, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर आपका, ये फाई आ गया। अगर यहाँ फेज डिफरेंस 0 होता तो वो कैसे आता, तो फेज डिफरेंस 0 का मतलब फाई की वैल्यू 0 रख देता, तो फेज डिफरेंस कैसे 0 आता, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करते तो आंसर कितना आ जाता, 0 डिग्री आ जाता। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो यहाँ पर इस तरह से फेज डिफरेंस निकालते हैं। ये सब अल्टरनेटिंग करंट में बहुत डिटेल से जाने वाले, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हर एक फेज डिफरेंस का आपको डायग्राम बनाना है। इस चैप्टर में इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बस इस चैप्टर में इतना ध्यान रखो तुम
कि अगर क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिला तो फेज डिफरेंस 0 है, और अगर क्रस्ट से ट्रफ या ट्रफ से क्रस्ट मिला तो फेज डिफरेंस 180 है। उसके अलावा कुछ भी होगा तो फेज डिफरेंस 0 और 180 के बीच में होगा। 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 52 हो सकता है, 170 हो सकता है, 110 हो सकता है, 130 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? डन। अब जब दो वेव मीडियम में चलेंगी तो दोनों वेव के पास अपने अपने डिस्प्लेसमेंट होंगे। सपोज पहले का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y2। जब ये दोनों मिलेंगे, ध्यान समझना, जब दोनों वेव क्या होंगी आपकी मिलेंगी, और जब दोनों वेव मिलेंगी तो ये एक नई वेव बनाएंगी। तो वो जो नई वेव बनाएंगी तो उसका भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस नई वेव को क्या बोलते हैं अपन? ये रिजल्टिंग वेव बोलते हैं। तो ध्यान समझना, तो ये कहा जाता है कि जब दो वेव किसी मीडियम में जाकर सुपर इम्पोज करती हैं, जो रिजल्टिंग वेव बनती है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों सुपर इम्पोज करने वाली वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये when two waves superimposes in a medium, then the displacement of resultant wave will be equal to vector sum of individual displacement of the superimposing wave. क्लियर? तो इसका मतलब रिजल्टिंग जो भी वेव बनेगी कैसी बनती है, क्यों बनती है, वो अभी जस्ट तुरंत देख रहे हैं डेरिवेशन में, लेकिन जो भी रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका जो होगा आपका ये दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट, वो उन दोनों सुपर इम्पोज करने वाली वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के क्या होगा आपके ये इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये चलो अब अपन टू वेव्स का क्या कराते हैं, आपका सुपर इम्पोजिशन कराते हैं। करेक्ट? तो सपोज हमने दो वेव ऐसी ली हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों की नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड सेम है। करेक्ट? और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5 है। एक वेव की इक्वेशन ये होगी, दूसरे वेव की इक्वेशन ये हो गई। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा की जगह ओमेगा दोनों सेम है। दोनों के एम्पलीट्यूड अलग है, ए और बी है, और दोनों के डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हैं आपके अलग अलग। और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है आपका? ये फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? साइन के अंदर के एंगल को साइन के अंदर के एंगल से डिफरेंस कर दो। जैसे ओमेगा टी प्लस 5 है और माइनस कितना हो गया ओमेगा टी, ये कैंसिल हो गया, तो जो 5 बचा इसको क्या बोलते हैं आप? फेज डिफरेंस। ये बात समझ में आ रहा है? तो सपोज दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना? 5। हमें केवल इतना दिया हुआ है, सब कुछ पता है, y1 का सब पता है, ए पता है, ओमेगा पता है, और टी पता है, y2 का भी सब कुछ पता है। इन दोनों वेव्स को मीडियम में सुपर इम्पोज करा दिया गया, तो जाहिर सी बात एक नई वेव बनेगी। जो नई वेव बन रही है बच्चा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टिंग वेव होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर तो मैंने पिछले जब थ्योरम पढ़ाई तो मैंने वेक्टर लगाया था, और यहाँ पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया। तो रीज़न ये है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो उनके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? उनको ऐड कर सकते हो। सेम डायरेक्शन में चीज़ें वेक्टर की क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जैसे डायरेक्ट लिखा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इस डिस्प्लेसमेंट की वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखना, सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है कि सुपर इम्पोज करने के बाद वेव इस तरीके से आएगी, मतलब सुपर इम्पोज करने के बाद रिजल्टिंग वेव भी क्या होगी? आपकी एक वेव होगी। तो वो कैसे प्रूफ होगा? तो अगर इनकी वेव्स की इक्वेशन में साइन और साइन आ रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा, तो अगर इसके भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो ये भी क्या होगी? आपकी एक वेव बन गई। करेक्ट? दूसरी बात, फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट वेव बनेगी अपन उसका एम्पलीट्यूड भी निकालें, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड बी है, तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा ये भी हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन के साथ जो भी प्रोडक्ट में होगा वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। साइन के साथ जो भी प्रोडक्ट में होगा वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। बस इतना ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टिंग वेव सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितनी है? a साइन ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी? b साइन ओमेगा टी प्लस 5। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है जो मैथ्स वाले पढ़ रखे हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, बाय वालों को याद करना। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। यहाँ साइन ए प्लस बी, ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह कितना है? कॉस 5। ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5 हो जाएगा जब इसको ओपन करें, केवल इसको। क्लियर? तो ये टर्म सेम रहेगा, तो ये साइन ओमेगा टी सेम है प्लस बी सेम है। जब इसको ओपन करें कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा? साइन 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से b का मल्टीप्लाई किया तो ये b जाएगा अंदर, तो b साइन ओमेगा टी कॉस 5, इसके साथ भी जाएगा तो b कॉस ओमेगा टी क्या हो गया आपका? ये साइन 5 हो गया। फिर इसमें से और इसमें से अपन ने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया तो कितना बचेगा? a प्लस बी कॉस 5, ये बचा a प्लस बी कॉस 5 और इंटू कितना आ गया? साइन ओमेगा टी। इसको मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, तो मैंने इसको लिख दिया b इंटू पहले साइन 5 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? कॉस ओमेगा टी लिख दिया। फिर यहाँ कुछ अजीब सी चीज़ें क्या होती हैं? एज्यूम की जाती हैं। ये बात समझ में आ रहा है? और वो अजीब सी चीज़ें क्या है? कुछ इस तरीके से, इस पूरे टर्म को क्या बोल दिया जाता है आपका? ये कैपिटल ए कॉस थीटा, और इस टर्म को क्या बोल दिया जाता है आपका? ये दैट इज योर कैपिटल ए साइन थीटा। मतलब यहाँ पर क्या है? ये दिस कंप्लीट टर्म इज सेड टू बी योर कैपिटल ए कॉस थीटा, और इस कंप्लीट टर्म को क्या बोल दिया जाता है आपका? ये कैपिटल ए साइन थीटा। ना, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कहीं भविष्य में।
मूव किया तो, अदरवाइज ऐसे इसको एब्जॉर्ब करो क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो y इज इक्वल टू कितना, इसकी जगह कितना लिख दिया कैपिटल ए कॉस थीटा, तो कैपिटल ए कॉस थीटा और कितना आ गया साइन ओमेगा टी, प्लस इसकी जगह लिख दिया कैपिटल ए साइन ओमेगा साइन थीटा इंटू कितना आपका कॉस ओमेगा टी। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान समझना, ये कैपिटल ए पूरे में से क्या आ गया कॉमन, तो कैपिटल ए कॉमन आएगा तो क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से कैपिटल ए क्या ले लिया, पूरे में से कॉमन ले लिया, तो कितना बचा अंदर ये कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, जिसको मैं लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। इधर बचा साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, तो इसको लिख रहा हूँ कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा लिख रहा हूँ, कैपिटल ए कॉमन आ गया। तो यहाँ पर देखो ये है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए की जगह ओमेगा टी है, बी की जगह थीटा है, तो ए प्लस बी हो जाना मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाना। इस पूरे जगह कितना आ जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया आपका ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये रिजल्टिंग वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और ये साइन के फंक्शन में आ गई थी। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि दो वेव्स के मिलने से भी क्या बनेगी आपकी एक वेव ही बनेगी। ये बात समझ में आ रहा है, ये डन। तो अगर ये रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन है तो इसके साइन के साथ कितना कैपिटल है, तो इसका मतलब कैपिटल है, इस रिजल्टिंग वेव का क्या कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो जहाँ पर ए क्या है आपका ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव है, इसका अपन एम्पलीट्यूड देखना चाहते हैं ताकि अपन ये बता सके कि दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स वाली वेव्स अगर सुपर इम्पोज करती हैं, जो रिजल्टिंग वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो उसके लिए इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके क्या किया गया, ऐड किया गया। इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर। तो ऑन डूइंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस फाई टू द होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया ए साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया। तो जब ओपन किया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करोगे आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab, तो प्लस 2ab कॉस फाई, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन लोगे, तो ए स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो कितना बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये टर्म एज इट इज ऐसा ही रखा हुआ। इधर से ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, तो ये बचा कितना ए स्क्वायर। यहाँ कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो गया 1 हो गया, तो ये कितना बचा केवल बी स्क्वायर। तो फार्मूला आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। और ये फार्मूला आपका देखा हुआ फार्मूला, इस फार्मूले को आप पढ़ भी रखे हो क्लास 11th में, जब अपन ने वेक्टर को पढ़ा था तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। यहाँ फाइव क्या है, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो अभी अपन केवल यहाँ कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे क्या करेंगे अपन ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।